नमस्कार दोस्तों। आज हम गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वीडियो बड़ा अच्छा बनाया जा रहा है। और यहाँ सबसे पहले हम जो चल रहे हैं गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था गुप्त काल में जो सबसे बड़ा न्यायाधीश सम्राट होता था, और सम्राट को ही सर्वोच्च न्यायाधीश कहा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर न्याय के जो 4 न्यायालय बनाए गए थे, ये 4 न्यायालय कौन कौन से हैं? पहला है राजा का न्यायालय। राजा का न्यायालय। सेकंड आता है पूग। थर्ड स्थान पे था श्रेणी, और चौथे स्थान पे था कुल। यानी सबसे छोटा जो न्यायालय था वो कुल का न्यायालय था, और उसके बाद में श्रेणी आती है, श्रेणी के बाद में पूग आता है, और सबसे सर्वोच्च न्यायालय जो था वो राजा का न्यायालय था। और यहाँ पर कुछ अधिकारियों के नाम भी आते हैं, जिसमें नाम आता है दंड नायक। दंड नायक। उसके बाद दूसरा था महादंड नायक। महादंड नायक। और तीसरा जो सर्वोच्च अधिकारी है सर्वदंड नायक। सर्वदंड नायक। ये न्याय करने वाले अधिकारी थे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो राजा जो है वो ब्राह्मण या पुरोहितों की सहायता से न्याय व्यवस्था करता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में राजा किसकी सहायता से न्याय व्यवस्था करता था? तो आंसर देना है राजा पुरोहित या ब्राह्मण की सहायता से न्याय व्यवस्था करता था। यहाँ पर जो शिल्पी, वणिक और अन्य जो संगठन है कुछ, उनके ऊपर उनका स्वयं का नियम लागू होता था। तो आपसे पूछा जा सकता है इन पर नियम किसका लागू होता था? इनका स्वयं का नियम लागू होता था। तो यहाँ पर दीवानी और फौजदारी कानून पहली बार लागू हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दीवानी और फौजदारी नियम है सबसे पहले किस काल में आए थे? तो आंसर देना है गुप्त काल में दीवानी और फौजदारी न्यायालय आए थे। अब ये तो बात है हमारी न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था के बाद हम चलेंगे सेना। यानी गुप्त काल में जो सेना थी वो 4 प्रकार की थी। ये 4 प्रकार की जो सेना है वो कौन कौन सी है? पहला देखो, यहाँ पर 4 अंग बताए गए हैं गुप्त काल में। और राजा के पास स्थायी सेना होती थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजा के पास किस प्रकार की सेना होती थी? तो आंसर देना है स्थायी सेना होती थी। ये जो सैनिक किस प्रकार के थे? पहला है पदार्थी। दूसरा आता है रथरोही। तीसरा आता है अश्वारोही। अश्वारोही। और चौथा आता है गजरोही। ये जो 4 प्रकार की जो सेना थी वो गुप्त काल में थी। तो आपसे पूछा जा सकता है पदाती जो सैनिक है उनको किस नाम से जाना, यानी साधारण सैनिक जो थे वो यहाँ पर चाट के नाम से जाने गए थे। किस नाम से? चाट के नाम से जाने गए थे। और पदाती सेना की जो छोटी टुकड़ी है उसको चमूये कहा गया है। चमूये। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पदाती जो सेना थी उसकी जो छोटा पार्ट है उसको किस नाम से जाना गया था? चमूये के नाम से जाना गया था। ऐसे ही यहाँ पर जो गज सेना का जो नायक था उसको कटुक कहा गया है। कटुक। गज सेना का जो नायक है उसको कटुक कहा जाता था। ऐसे ही अश्वारोही जो सेना है उसके जो प्रधान सेनापति है उसको अटाश्वपति कहा गया है। अटाश्वपति के नाम से जाना गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो अश्वारोही सेना का जो प्रधान होता था उसे किस नाम से जाना गया है? अटाश्वपति के नाम से जाना गया है। और गजरोही सेना का जो सेनापति है उसको कटुक के नाम से जाना गया है। अब इस प्रकार से ऐसे ही पुलिस विभाग भी था यहाँ पर। और पुलिस विभाग में भी कई अधिकारियों के नाम आते हैं, जिनमें नाम आता है उपरीक, दशापराधिक, चोरोदपराधिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक। लेकिन यहाँ पर जो सबसे छोटा जो कर्मचारी होता था, जो गुप्तचर के अलावा पुलिस कर्मचारी को भटिया भाट के नाम से जाना गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस कर्मचारी को किस नाम से जाना गया है? भटिया भाट के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पुलिस कर्मचारी किस नाम से जाना गया? भटिया भाट के नाम से जाना गया है। और कुछ गुप्तचर व्यवस्था भी यहाँ पर थी, और गुप्तचरों को जो नाम दिया गया है यहाँ पर वो यानी दूत कहा गया है गुप्तचर को। तो गुप्तचर किस नाम से जाना गया है? गुप्तचर को
दूत के नाम से जाना गया है। तो ये जो था हमारा सेना की व्यवस्था। तो सेना के जो 4 पार्ट बताए हैं मैंने, कौन कौन से बताए हैं? पहला है पदाति सेना, और पदाति में जो पदाति सैनिक जो था उसको चाट कहा गया है, और सबसे छोटी टुकड़ी को चमोए कहा जाता था। ऐसे दूसरा जो पार्ट आता है रथरोही था, तीसरा पार्ट आता है अश्वारोही, और अश्वारोही सेना का जो सेनापति था उसको अटाश्वपति कहा गया है, और गजरोही सेना का जो प्रमुख है उसको कटुक कहा गया है। ऐसे ही जो पुलिस का जो व्यक्ति था उसको भटिया भाट कहा गया। पुलिस में कुछ अधिकारी थे जिसमें नाम आता है उपरीक का, दशापराधिक का, चौरोपराधिक का, दंडपाशिक का और अंगरक्षक का। और अंगरक्षक जो था वो राजा के रक्षक होते थे, राजा के साथ में रहते थे। और यहाँ पर यानी मौर्य काल की तरह महिलाओं को अंगरक्षक नहीं रखा गया था। मौर्य काल में अंगरक्षक जो थी महिलाएं थी, लेकिन इस काल में पुरुष ही अंगरक्षक के रूप में थे। अब तीसरा जो पार्ट आता है यहाँ पर राजस्व के स्रोत, यानी उस काल में जो राजस्व के जो स्रोत है वो कौन से थे। देखो, जब तक राजस्व का स्रोत नहीं होगा तो उस देश का विकास भी नहीं होगा। तो राजस्व स्रोत भी जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर लगभग 6 प्रकार के कर लगाए जाते थे। तो यहाँ पर अनेक कर थे, लेकिन मुख्य रूप से जो कर थे वो कितने थे? 6 थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में कितने प्रकार के कर थे और सबसे ज्यादा भूमि कर लगाया गया था, जबकि वाणिज्य कर है उसको कम किया गया था गुप्त काल में, और भूमि कर ज्यादा था। और यहाँ जो 6 कर है उनमें सबसे प्रमुख है वो भाग है। भाग जो भूमि है उसकी उपज का 1/6 भाग देना पड़ता था, यानी किसान जो है वो अपनी उपज जो हुई है उसका 1/6 भाग वो राजा को देता था। और प्रतिशत में निकालें इसको तो आप किससे गुणा कर दो, इसको 100 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा? 16 3 48, 2/3% भाग देना पड़ता था। जबकि वाणिज्य कर जो था वो सिर्फ कितना था? वो पहले तो 1/4 था, लेकिन गुप्त काल में होकर के कितना हो गया? 1/6 हो गया। जबकि यहाँ पर ये कितना था? 1/8 था पहले, और अब कितना हो गया? 1/6 हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जो जमीन पर जो कर लगता था, भूमि पर जो कर लगता था वो तो बढ़ा है, और वाणिज्य पर जो टैक्स था वो घटा है। अब दूसरा जो कर आता है यहाँ पर नाम भोग के नाम से जाना गया है। भोग जो है एक तरह से ये डेली का था, नित्य दिन प्रतिदिन दिया जाता था, ये यानी हर रोज दिया जाता था। और ये फल फूल सब्जी आदि के रूप में राजा को जनता के द्वारा अपनी इच्छा से दिया जाता था। ये कोई निश्चित नहीं था कि जनता को ये देना है ये देना है, लेकिन जनता क्या करती थी? राजा को फल फूल जो भी अपने खेत में पैदा हुआ है वो नित्य रूप से देते थे, भिजवाते थे। तो ये क्या कहलाया? भोग कहलाया। तीसरा आता है उदग्र, उर्दंग। अब उर्दंग है, ये भी भूमि कर था। तो आपसे पूछा जा सकता है भूमि कर कौन कौन से दिए, कौन सा भूमि कर है? तो आप आंसर दोगे भाग और उर्दंग दोनों क्या है? भूमि कर है। चौथा आता है ऊपरी कर, ये भी भूमि कर था, यानी जमीन के ही एक भाग पर जो ऊसर जमीन है उस पर भी लगाया गया था टैक्स, ये एक प्रकार का कर था। भूतावात प्रत्यय, भूतावात प्रत्यय, ये जो कर है वो आयात की गई वस्तुओं पर लगाया जाता था, यानी जो देशों से विदेशी वस्तुएं जो आती थी भारत में उन पर एक टैक्स लगता था। तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर जो लगाया गया टैक्स है वो किस नाम से जाना गया है? भूतावात प्रत्यय के नाम से जाना गया है। ऐसे ही एक कर और था शुल्क। शुल्क, तो शुल्क जो लगता था ये सीमा या बिक्री कर के रूप में लिया जाता था, यानी बिक्री कर जो है ये भी लगता था। और आदि वस्तुओं पर लगने वाला जो कर है, यानी जो कोई एक राशि यानी जो कोई वस्तु है एक सीमा को पार करके आती है तो उससे पहले उसको क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। वो क्या कहलाया? शुल्क के रूप में जाना गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो वणिक जो है उनको भी अदायगी, शिल्पियों और जो वणिक है उन पर राजकर लगाया जाता था। तो एक आता है राजकर, तो राजकर सिर्फ किस पर लगता था? शिल्पी और वणिकों पर लगता है, यानी जो बनिए लोग हैं जो, और उनको बेगार भी देनी पड़ती थी जिसको विष्टि बोलते हैं। तो बेगार या विष्टि जो ली जाती थी वो किससे ली जाती थी? बनिए या शिल्पियों से ली जाती थी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो कर है वो किस रूप में दिया जाता था? अब देने के भी 2 रूप थे, एक तो था नगद। नगद, अब नगद जो था इसको हिरण्य कहा गया है, हिरण्य। तो नगद जो कर दिया जाता था उसको हिरण्य कहा गया है। जबकि दूसरा अन्न के रूप में दिया जाता था, अन्न के रूप में, तो अन्न को जो कहा गया है मेय कहा गया है। तो
तो आपसे पूछा जा सकता है मेय क्या है, यानी जो कर अन्न के रूप में दिया गया है उसे मेय कहा गया है। जो कर यानी नगद दिया गया है, जैसे सोना चांदी या सिक्कों के रूप में दिया गया है, उसे हिरण्य कहा गया है। अब ये तो बात थी हमारी इनकी। अब यहां पर देखिए, भूमि कर संग्रह के लिए ध्रुवाधिकरण और भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाछपटलिक को रखा जाता था। महाछपटलिक एक अधिकारी था, इसको रखा गया था। और ऐसे ही यहाँ पर जो कार्णिक नामक अधिकारी भी होते थे। तो कार्णिक जो नामक है अधिकारी पदाधिकारी है, वो इस काल में आया था। और मंदिरों में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसे अग्रहार कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है अग्रहार किसे कहा गया है? जो जमीन मंदिर और ब्राह्मणों को दी गई थी उसे किस नाम से जाना गया है? अग्रहार के नाम से जाना गया है। और ये टैक्स मुक्त होती थी, यानी इस पर कोई कर नहीं लगता था। किस पर? अग्रहार पर। अब अग्रहार किसको दी गई है? मंदिर और ब्राह्मणों को दी जाती थी। और ये स्पेशली पशुओं के लिए इस भूमि पर फसल उगाई जाती थी, ताकि पशु है वो भूखे नहीं रहे। और ये मंदिर की माफिक जमीन होती थी। अब ये तो था राजस्व स्रोत। अब हम चलते हैं आगे, सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे कि गुप्त काल में जो सामाजिक जीवन है वो किस प्रकार का था। तो आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार था। यहां पर भी वो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस समय ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही उत्तम मानी गई है। लेकिन यहाँ पर जो है इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में विकास हुआ था, यानी शूद्रों की जो आर्थिक दशा है वो सुधरी है। कौन से काल में? गुप्त काल में। क्योंकि इसकी जो सूचना मिलती है, कुछ नए राज्यों के बारे में सूचना मिलती है। कुछ ऐसे राज्य भी थे जिनके शासक जो थे वो शूद्र थे, जिनमें नाम आता है सौराष्ट्र, अवंती, सौराष्ट्र, अवंती और मालवा। ये 3 राज्य ऐसे थे जहां के जो शासक थे इनको शूद्र बताया गया है। तो सौराष्ट्र वर्तमान का जो गुजरात के जूनागढ़ और आसपास का जो क्षेत्र है वो सौराष्ट्र के नाम से जाना गया था। अवंती यानी जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो अवंती के नाम से जाना गया था। मालवा मध्य प्रदेश का जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वो मालवा के रूप से जाना गया था। और यहाँ के जो शासक थे वो शूद्र थे। और इनके जो चर्चा इस काल में मिलती है। वैश्य कर्षक थे, यानी इस काल में जो वैश्य लोग थे वो क्या थे? कर्षक थे, खेती करते थे और ये खेती से ही अपना विचार चलाते थे। और गुप्तकालीन साहित्य में इसकी सूचना मिलती है। अब गुप्तकालीन साहित्य जो है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी सूचना देता है, जिसमें देखो हमें जो सूचना मिलती है कालिदास के ऋतुसार से मिलती है और कालिदास के मालविका अग्निमित्रम में स्त्रियों की स्थिति के बारे में पता चलता है। ऐसे मेघदूत से भी हमें पता चलता है। और अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर जो चित्रकारी की गई है उनसे भी हमें ये पता चलता है कि उस समय यानी महिलाओं की जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी। ऐसे ही कुछ और स्मृतियां मिलती, जिसमें एक नाम आता है ओसनम स्मृति। अब ओसनम स्मृति में सूचना मिलती है कि कायस्थ यहाँ पर एक जाति के रूप में उभरी थी। तो कायस्थ जो जाति आई है वो गुप्त काल में आई है और ये ओसनम स्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। कायस्थों का जो पहला उल्लेख मिलता है वो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कायस्थ जाति का जो है उल्लेख सबसे पहले कौन से स्रोत में मिलता है? तो आपको दोगे याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। और दूसरा जो नाम आएगा ओसनम स्मृति के रूप में आएगा। और ओसनम स्मृति वो डिटेल इसके बारे में बताती है कि कायस्थ जो लोग हैं वो लेखा जोखा का कार्य करते थे, यानी लेखा जोखा का जो कार्य करने वाली जो जाति थी वो कौन थी? कायस्थ लोग थे। और आय व्यय का पूरा लेखाकरण ये लोग करते थे। गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। गुप्त काल में जो दास प्रथा है उसको भी 15 प्रकार का जो बताया वो नारद स्मृति में बताया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नारद स्मृति में कितने प्रकार के गुप्त दास बताए गए हैं? तो 15 प्रकार के दासों की सूची जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? नारद स्मृति में मिलती है और नारद ने इसका उल्लेख किया है। गुप्तकालीन साहित्य जो नारी का जो है आदर्शमय
रूप प्रस्तुत करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से काल के साहित्य में नारी का आदर्शमय रूप प्रस्तुत किया गया है। तो आप आंसर दीजिए कि गुप्तकालीन साहित्य में नारी का ये रूप चित्रित किया गया है और उनकी जो स्थिति है पहले की अपेक्षा अब क्या है, थोड़ी सुधरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ था। तो आप आंसर देना है कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ था। अब अमरकोश में कुछ शिक्षिकाओं के बारे में कहा गया है। तो इनके लिए उपाध्याया, उपाध्यायिया और आचार्य शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? उपाध्याया, उपाध्याया और आचार्य के रूप में कुछ महिलाओं के संबोधन मिलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से काल में जो उपाध्याया और आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया था महिला शिक्षिकाओं के लिए। तो आपको आंसर देना है कि ये जो यूज किया गया है ये गुप्त काल में यूज किया गया है। ऐसे ही सती प्रथा का उल्लेख जो आता है वो भी हमें गुप्त काल में भी मिलता है, लेकिन सती प्रथा जो सबसे पहले प्रकाश में आती है वो महाभारत में भी आती है, क्योंकि जो सबसे पहले महाभारत काल में सती का जो उल्लेख मिलता है, पांडु की जो एक पत्नी थी माद्री, और माद्री ही सबसे पहले सती हुई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहली जो सती भारत में जो थी बनी थी वो कौन थी? पांडु की पत्नी माद्री, यानी कुंती जो थी दूसरी थी, और पांडु की एक पत्नी का नाम है माद्री जो कि नकुल और सहदेव की मम्मी थी, यानी माता थी। ऐसे ही यहाँ पर जो गुप्त काल में भी एक गोपराज नाम का जो नायक था, गोपराज। अब गोपराज नामक जो सेनापति था उसकी स्त्री ने सती होने के प्रमाण मिलते हैं, यानी उसकी जो स्त्री है वो सती हुई थी। और इसका जो उल्लेख मिलता है वो एरण अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से मिलता है? ये एरण अभिलेख से मिलता है, ये जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे मिला है एरण अभिलेख, और यहाँ से इसकी सूचना मिलती है। ऐसे ही कात्यायन जो समर्थी है उसमें भी ये कहा गया है कि जो स्त्री को अपने पति की संपत्ति में पूरा अधिकार है। तो पति की संपत्ति में जो अधिकार बताया गया है वो कौन सी समर्थी में बताया है? कात्यायन समर्थी के अनुसार स्त्री अपने पति की जो संपत्ति है जो उसके पास है, या अपनी जो खुद की जो संपत्ति है उसको वह बेच सकती है या किसी के गिरवी रख सकती है। तो ये सूचना किसके द्वारा मिलती है हमें? कात्यायन समर्थी के द्वारा मिलती है। ऐसे ही पति की जो संपत्ति है उस पर अधिकार जो बताया है वो याज्ञवल्क्य ने बताया है। याज्ञवल्क्य ने ये कहा है कि स्त्री को अपने पति की संपत्ति पर पूरा अधिकार था। कौन से काल में? गुप्त काल में था। और विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, यानी उस काल में जो विधवा है उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था और उनको देवदासियों की रूप में मंदिरों में ही रहना पड़ता था। यानी जैसे ही उसके पति की डेथ हो गई तो उसको मंदिर में जाकर के शरण लेनी पड़ती थी और देवदासी वो कहलाती थी। तो देवदासी की जो प्रथा प्रचलित हुई है वो गुप्त काल में प्रचलित हुई है। तो इस प्रकार से हमने जो वर्णन किया है अभी, यानी 4 चीजें मैंने बताई आपको। पहला जो बताया है यानी न्याय व्यवस्था के बारे में, दूसरी सेना की स्थिति बताई, तीसरी राजस्व स्रोत बताई है, और चौथा सामाजिक क्रिया बताई है। और इनमें से देखो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, छोटे में इनके कम आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।